पहली बार जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वो भी साइकोलॉजी में, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे होने वाला है, क्या-क्या क्वेश्चंस आते हैं, कोई आइडिया नहीं है। इस वीडियो में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरली ये जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, लेकिन क्या पता आपकी किस्मत ख़राब हो वो हमारी ले ले। क्यों? क्योंकि भाई एनटीए की मर्ज़ी है, जैसे टेस्ट लेना चाहती है वैसे टेस्ट लेगी। 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपका जो है 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो पेपर 1 से होंगे। पेपर 1 में होता है इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह और पेपर 2 जो होता है उसमें आते हैं 100 क्वेश्चंस। और वो जो रहेगा वो आपका जिस भी फील्ड में आपका ने अप्लाई किया, जैसे साइकोलॉजी में साइकोलॉजी फील्ड से रिलेटेड रहेगा। हालांकि थोड़ा इधर उधर के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे साइकोलॉजी में आपको क्या स्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी या फिर वेस्टर्न फिलोसफी, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं साइकोलॉजी फील्ड में। तो थोड़े बहुत इधर उधर के क्वेश्चंस आते हैं। किताब कौन सी लेनी चाहिए? भाई देखो, मैं कहूँगा कि पेपर 1 में मेरे को किसी ने ये यूजीसी नेट के केएस मदान ले लो, काफ़ी ज़्यादा काम आएगी पेपर 1 में। पेपर 2 की बात करें तो एक इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की बुक, ये तो बेसिक है ही, चाहे मॉर्गन लो, चाहे सिसरेली लो, चाहे बैरन लो, लेकिन एक इंट्रोडक्शन की बुक जो भी है आपके पास उसको अच्छे से पढ़ो। अब जो क्वेश्चंस है वो इधर उधर से आ सकते हैं, लेकिन पेपर 2 में बेसिकली तो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी 50 to 60% ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर लेगा। अब पेपर 1 पेपर 2, क्या ये दोनों पेपर अलग अलग होते हैं? तो ऐसा नहीं है, बस सेक्शन अलग होते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते थे तो सेक्शन ABC होता था ना, तो इसमें पेपर 1 का एक सेक्शन होगा, पेपर 2 का एक सेक्शन होगा। पेपर 1 हो गया आपका 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन का, और पेपर 2 हो गया आपका 100 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन वही जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश वगैरह वगैरह, और पेपर 2 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं और आपको उनकी कैसे आंसर करना रहेगा? तो सबसे पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं, कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको खुश करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको पढ़ के लगता है चलो कुछ पढ़ा लिखा काम तो आ रहा है, तो उसमें एक मतलब क्वेश्चन देख लो, इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैश सपोर्ट्स एक्सन्स एंड प्रोड्यूस माइलिन। तो इसका मुझे आंसर पता है कि भाई ग्लियाल सेल्स दो तरीके के होते हैं जो माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और शेवान सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में करते हैं और शेवान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और हमें एक आंसर देना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो डायरेक्टली आंसर बिना कोई खास फालतू दिमाग लगाए शेवान सेल हो गया। और जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि उसमें सारे ही गलत ऑप्शंस हैं, आपको चूज करना है कि कम गलत आंसर्स कौन है। जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अगर मैं इजी वर्ड्स में समझाऊं तो मान लीजिए ऐसे ग्लैंड्स जो ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन रिलीज करते हैं मैसेज पहुंचाने के लिए। तो ऑप्शन है नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, RAS, पिट्यूटरी ग्लैंड, लिम्बिक सिस्टम। आंसर्स मुझे पता है कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस होता है, पीनियल ग्लैंड होता है और थायराइड ग्लैंड होता है, ऐसे ग्लैंड्स होते हैं। अब इनमें ऐसे को है नहीं, इसमें एक हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्ट दे रखा है, और ये है D, और D किस में है? सब में D है, तो ऑफ कोर्स ये मेरी किसी हेल्प का नहीं आया। अब इसमें हमें देखना RAS क्या है, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। ये मुझे पक्का यकीन है कि RAS तो नहीं ही होता है, क्योंकि कोई हार्मोन रिलीज़ नहीं करता है, और RAS किस में है? A1 में है। तो भाई ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब ये इन आंसर्स इन 3 में से हो सकता है। अब लिम्बिक सिस्टम जो है उसमें आप बोलें अरे हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, तो लिम्बिक सिस्टम सही होगा, इन दोनों में लिम्बिक सिस्टम है। लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनली लिम्बिक सिस्टम सही नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लिम्बिक सिस्टम में ऐसे ग्लैंड्स भी हैं जो हॉर्मोन्स रिलीज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से लिम्बिक सिस्टम नहीं होगा, तो इसलिए ये भी नहीं है। अब बचा ये AD&E ओनली और या ABD। अब AD और E मुझे लगता है ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि नॉर एड्रेनलिन का दूसरा नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। अब नॉर एपिनेफ्रिन है और एपिनेफ्रिन है तो दोनों ही होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि नॉर एड्रेनलिन नॉर एपिनेफ्रिन है और एपिनेफ्रिन नहीं है, दोनों को साथ में होना चाहिए। ये ऑप्शन को भी गलत मार्क कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें लिम्बिक सिस्टम भी है और भाई ये दोनों हॉर्मोन्स को नाम ले रहा है आई नो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन ये दोनों हॉर्मोन्स जहाँ भी जाएंगे हम ऑलमोस्ट साथ में ही जाएंगे, तो ABD मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए। क्यों? नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आप मुझसे ये बोलेंगे कि भाई साहब नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन तो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट थोड़ी है, वो तो सिर्फ हॉर्मोन्स है जो रिलीज होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। तो ऑफकोर्स जैसे कि मैंने बताया कि आपको कम गलत ऑप्शन चूज़ करना है अगर आपको सारे गलत लग रहे हैं तो, और मुझे इसमें ये सारे गलत लग रहे थे, ये थोड़ा कम गलत लग रहा है।
हालांकि मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ही एम्बिगुअस क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको आंसर्स को देख के क्वेश्चन समझना है और फिर उसको आंसर करना है। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि सारे ही सही लगते हैं, आपको चूज करना है कि ज़्यादा सही कौन सा है। अब जैसे कि ये देखिए, जिसमें मुझे लगता है सारे ही सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेशन टेक्निक बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप और लाइकिंग वर्क इफेक्टिवली फॉर कंप्लायंस। ठीक है, तो मतलब अब कंप्लायंस मैंने देख लिया, तो ठीक है, मुझे पता है यार कंप्लायंस की क्या टेक्निक्स होती है। भाई लो बॉलिंग होती है, फुट इन द डोर, डोर ऑन द फेस। अरे भाई इसमें से तो सिर्फ लो बॉलिंग दिख रही है, लो बॉलिंग किस में है, इसमें लो बॉलिंग है, तो ये टिक मार देता हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें सारे ही सही ऑप्शंस हैं, आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा सही ऑप्शंस क्या है। और इसका यही कहने का मतलब है कि भाई रट्टा काम नहीं आता, समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई ए तो लो बॉलिंग आ रहा है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, डेडलाइन टेक्निक। अब ये तो भाई फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप में एकदम क्या है, मैचिंग ही नहीं हो रहा। ये फ्रेंड्स और लाइकिंग में डेडलाइन टेक्निक क्या है, बॉस थोड़ी हो उनके। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम क्या होगा, ए और बी नहीं होगा। क्यों? डेडलाइन टेक्निक तो हो ही नहीं सकता। बी और सी देखते हैं, डेडलाइन टेक्निक, फ्लैटरी। अब डेडलाइन टेक्निक नहीं है तो बी भी नहीं होने वाला। सी और डी ओनली। सी क्या है, फ्लैटरी और सेल्फ प्रमोशन। फ्लैटरी मतलब तारीफ़ करना, सेल्फ प्रमोशन क्या है, बढ़ा चढ़ा के बताना। और डी और ई क्या है, सेल्फ प्रमोशन और लियर इफेक्ट। अब इसमें से ये दोनों ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहे हैं, तो इन दोनों ऑप्शंस में आंसर होने वाला है। और मेरे हिसाब से क्या होने वाला है, फ्लैटरी और सेल्फ प्रमोशन। ठीक है, अगर मेरे पास कोई ऑप्शन होता कि फ्लैटरी और लियर इफेक्ट, शायद मैं उस पर चले जाता, लेकिन अभी मैं ज़्यादा सही मुझे ये लग रहा है फ्लैटरी और सेल्फ प्रमोशन, तो मैं सी और डी चूज़ करूँगा। और अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आंसर्स देखिए, आंसर को देख के जज कीजिए और फिर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ऐसा नहीं कर पाऊंगा कि सीधा क्वेश्चन देकर आंसर कर दिया, नहीं, आपको आंसर्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ेगा और फिर आंसर देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें टाइम मैनेजमेंट की। क्यों? 3 घंटे 150 क्वेश्चन, 2 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को आप दे ही नहीं सकते हो। टाइम मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है, एंड फैटीग तो इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट कोई नहीं, पहला एग्ज़ाम दीजिए, एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड जितना पढ़ो कम है, लेकिन अगर ये बेसिक 2 चीज़ें कर लोगे कि अपना सब्जेक्ट का पढ़ लो और पेपर 1 का थोड़ा तैयारी कर लो, तो क्लियर करना इतना भी मुश्किल नहीं है। मुझे ऐसा लोग कहते हैं। मैंने भी मैं एक पेपर दे रखा है और वो भी कैंसिल हो गया था अनफॉर्चुनेटली। यूजीसी नेट कैसे निकलेगा, रट्टा मार के या चीज़ कॉन्सेप्ट को समझ के? मैं तो कहूँगा दोनों करना पड़ेगा। जहाँ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जहाँ रोट मेमोराइजेशन है वहाँ रोट मेमोराइजेशन करनी पड़ेगी। और उसके बाद भी आपको क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन देख के आपको आंसर देखना है और आंसर देख के डिसाइड करना है कि क्वेश्चन आपको किस रास्ते पे ले जा रहा है। तो ऑफकोर्स मैंने अभी तक एक ही ट्राई दिया हुआ है, अभी मैं, और उसका भी ऑफकोर्स कैंसिल हो गया था, तो अब मैं दूसरा ट्राई दूंगा एंड रिजल्ट जो आएगा वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। एंड आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी ऑल द बेस्ट।